सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कंप्लीट पढ़ना है पूरा। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 का भी एक हिस्सा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट 2 जो है उसमें इंडemnity, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, प्लेज ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी होता है और साथ में पार्टनरशिप एक्ट भी होता है। तो हमने इससे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, आज हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ इस एक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आया था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 1932 में ही पार्टनरशिप बनना शुरू हुई थी। 1932 से पहले भी पार्टनरशिप बनती थी। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो आपस में मिलके जब बिजनेस करना चाहते हैं वो, तो उनको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ती है। अकेला मैं बिजनेस करूंगा, मेरे पास पैसा कम है पर मेरे पास लैंड काफ़ी है, मेरा दोस्त है उसके पास पैसा बहुत है पर लैंड कम है, तो हम दोनों दोस्त मिलके एक काम शुरू कर सकते हैं। लैंड मेरी यूज़ हो जाएगी, पैसा उसका यूज़ हो जाएगा उस पर। तो इस तरह से बिजनेस जब हमने मिलके करना हो तो हमें फर्म बनानी पड़ती है, पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। तो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले पार्टनरशिप बनती नहीं थी, मिलके बिजनेस होता नहीं था। तो 1932 से पहले क्या होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पार्टनरशिप को लेके प्रोविजंस थे। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं तो सेक्शन 239 से लेके 266 जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11 में दिए हुए थे, वो पार्टनरशिप की बात करते थे, वो पार्टनरशिप के बारे में बताते थे। लेकिन 1932 में इन सेक्शन 239 टू 266 को रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। और अब हमारे पास ये वाले सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है और ये पार्टनरशिप से डिलीट हो गए हैं। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पार्टनरशिप के प्रोविजंस डिलीट हो गए हैं और अब हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट आ गया है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक थे, ये जनरल प्रिंसिपल्स बताते थे हमें कॉन्ट्रैक्ट के, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जनरल प्रिंसिपल्स होगा ना, प्रिंसिपल्स मतलब 1 से 75 तक हमें पता चलता था कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या रेवोकेशन कैसे हो सकता है ऑफर का, एक्सेप्टेंस का, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो क्या रेमेडी अवेलेबल है। ये 1 से 75 आपने सेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं। उसके बाद सेक्शन 76 से 123 ये डील करते थे हमारे सेल ऑफ गुड्स के साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेल ऑफ गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे सेल करते थे, सेक्शन 76 से 123 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया था। लेकिन इन सेक्शंस को भी डिलीट कर दिया गया 1930 में और हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लाया गया। सेक्शन 124 से 238 ये जो सेक्शंस थे ये डील करते थे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, प्लेज, इससे डील करते हैं सेक्शन 124 से 238। ये अभी भी हैं। तो अगर बात की जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872 की, तो अब इस टाइम पर आपको सेक्शन 1 से 75 देखने को मिलेगा, सेक्शन 124 से 238 देखने को मिलेंगे। सेक्शन 76 टू 123 डिलीट हो गई हैं, सेक्शन 239 टू 266 डिलीट हो गए हैं। अब सेक्शन 239 266 की जगह हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गया है। अब स्टूडेंट्स एक दो बात बता दूं आपको पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कि ये जो एक्ट है ये एक्ट
एग्जहास्टिव नेचर का नहीं है, नॉट एन एग्जहास्टिव एक्ट, नॉट एन एग्जहास्टिव एक्ट, यह एक्ट एग्जहास्टिव नेचर का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना, जिसका पर्पस था पार्टनरशिप्स को रेगुलेट करना। लोग आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, राइट्स क्या क्या हैं, पार्टनर्स की अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, ये जितनी भी बातें हैं वो पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई हैं। फिर भी ये एक्ट अपने आप में एग्जहास्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अभी भी हम बहुत सारी जगह पर जहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनरिपील्ड 1 से 75 तक या 124 से 238 तक के सेक्शंस का यूज अभी भी करते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बेशक पार्टनरशिप एक्ट अलग से एक्ट बन गया है, लेकिन स्टिल वी आर फॉलोइंग द मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच आर इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लाइक सेक्शन 1 to 75 एंड सेक्शन 124 to 238। बहुत सारी चीज़ें हम इन सेक्शन से अभी भी लेते हैं। जो तो रिपील हो गया वो तो बंद खत्म ही हो गया प्रोविजंस ना, इनसे तो क्या ही लेना, पर जो रिपील नहीं हुए हैं उन सेक्शंस को हम अभी भी फॉलो करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, स्टिल वी आर लाइंग ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर मैनी प्रोविजंस। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई बात लिखी है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। पार्टनरशिप एक्ट कुछ और बोल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट को महत्व देंगे, पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है माइनर कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर को आप फर्म का पार्टनर एडमिट कर सकते हो, बेशक छोटा है, पार्टनरशिप फर्म का उसे पार्टनर फिर भी एडमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है माइनर को एडमिट किया जा सकता है फर्म के पार्टनर के रूप में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, आपस में ऑपोजिट हो गए। तो हम किसको प्रिवेयर करेंगे, किसको मानेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को, सेक्शन 30 को यहाँ प्रिवेयर कर जाएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे प्रिवेयर नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब, मीनिंग क्या होता है, इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की बात करूं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, तो सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसे बनता है लोगों के बीच, एक एग्रीमेंट के माध्यम से। मतलब पार्टनरशिप के लिए भी आपको सबसे पहले एक एग्रीमेंट की जरूरत है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों में, जो रिलेशन एग्रीमेंट से बनता है। तो फर्म बनानी है आपने, तो आपको पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मतलब जब लोग आपस में मिलके एग्रीमेंट करके कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करने की बात करी है, लॉस शेयर करने की बात नहीं करी है। और वो बिजनेस कौन चलाएगा, उस बिजनेस को बाय ऑल, सभी पार्टनर जो है एग्रीमेंट में वो सभी मिलके बिजनेस को चलाएंगे, और बाय एनी ऑफ देम, कोई एक बिजनेस चलाएगा, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के बिहाफ में। मतलब ध्यान से देखा जाए तो पार्टनरशिप बनाने के लिए, पार्टनरशिप का मतलब एक एग्रीमेंट से है जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन्स, वर्ड पर्सन यूज किया है, वर्ड इंडिविजुअल यूज नहीं किया। अर्थात मैं भी फर्म का पार्टनर बन सकता हूँ, एक कंपनी
पर्सन यहाँ पे नेचुरल पर्सन भी आ जाएगा, जैसे मैं आप, पर्सन यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएगा, जैसे कंपनी या कोई सोसाइटी, है ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट में एंटर होके वो एक रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, और वो बिजनेस वो क्यों करते हैं, प्रॉफिट शेयर कर सकें आपस में, लॉस शेयर करने की बात नहीं है, प्रॉफिट शेयर करने की बात है। और जो बिजनेस करेंगे वो या तो कोई एक करेगा औरों के बिहाफ में, या सभी मिलके करेंगे, इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। ये हम आगे इसेंशियल्स पढ़ेंगे, अगली स्लाइड में इसेंशियल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, बट सेक्शन 4 से हमारे इसेंशियल्स सारे बन जाते हैं, इसेंशियल्स भी साथ में हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। उससे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पर्सन्स हु हैव एंटाइटल्ड टू पार्टनरशिप विद अनदर कॉल्ड इंडिविजुअल्स पार्टनर्स, जो भी लोग पार्टनरशिप फर्म के पर्सन होते हैं उनको हम इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं, कलेक्टिवली पूरी वो एक फर्म बन जाती है, और जिसके नाम के अंडर हम लोग ये बिजनेस चला रहे हैं उसको फर्म का नाम बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं। अर्थात पार्टनरशिप का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं, सभी लोग जिनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है, कलेक्टिवली वो फर्म है, और जिस नाम पे बिजनेस हो रहा है वो फर्म का नाम है। अब जो इसेंशियल्स मैंने आपको बताया, इसेंशियल्स और पार्टनरशिप फर्म, इन इसेंशियल्स को थोड़ा सा वाइडर व्यू से देखते हैं। सबसे पहला इसेंशियल है इन एग्रीमेंट। तो सेक्शन 4 ने साफ साफ बोल दिया कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है जो कि एग्रीमेंट के माध्यम से 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस करके प्रॉफिट को शेयर करने की बात करते हैं। सिंपल सी बात आपको पता है। तो सेक्शन 4 से क्लियर हो गया कि भाई एक एग्रीमेंट की ज़रूरत है हमें, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बनेगा ही नहीं। अर्थात पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हो तो पहले आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सेक्शन 5 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो भी यही बात बोलता है कि भाई जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से बनती है, ना कि वो किसी प्रकार के स्टेटस से बनती है। सेक्शन 5 भी बात करता है कि स्टेटस से फर्म पार्टनरशिप नहीं बनती, पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑटोमेटिकली फैमिली का मेंबर होगा, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का, बाय स्टेटस, क्योंकि वो फैमिली का बच्चा है, फैमिली में उसने जन्म लिया है तो वो फैमिली का मेंबर भी बन जाएगा। बट फर्म में ऐसा नहीं है। फर्म में अगर 4 पार्टनर हैं, उनके घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बच्चे फर्म के पार्टनर नहीं होंगे। कल को अगर बच्चे बड़े होकर फर्म का पार्टनर बनना चाहते हैं तो उनको फर्म के एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन कि फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज मैंडेटरी, फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नेसेसरी। हिंदू ज्वाइंट फैमिली में पर्सन बाय बर्थ भी मेंबर बन जाता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में वो कभी भी बिना एग्रीमेंट के कभी पर्सन फर्म का मेंबर बन ही नहीं सकता। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आता है क्वेश्चन कि एक एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट क्या एक्सप्रेस होना चाहिए कि इम्प्लाइड, रिटन या ओरल। तो सिंपली आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं बताया हुआ। एग्रीमेंट आपका रिटन में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट भी ओरल, रिटन, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। अब एग्रीमेंट कौन साइन कर सकता है? जो एग्रीमेंट है फर्म का उसमें कौन साइन कर सकता है, कौन अपने हस्ताक्षर कर सकता है, कौन मेंबर बन सकता है एक फर्म का? सबसे पहले एग्रीमेंट में कौन साइन कर सकता है? सबसे पहले एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आप, जो कि कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, हम भी फर्म के मेंबर बन सकते हैं। दूसरा कंपनी भी फर्म का मेंबर बन सकती है। तीसरा, क्या हिंदू ज्वाइंट फैमिली फर्म का मेंबर बन सकती है? नो। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म? कैन हिंदू ज्वाइंट फैमिली बी बिकम द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? आंसर इज नो। क्या एक फर्म दूसरी फर्म का पार्टनर बन सकती है? नो। एक पार्टनरशिप फर्म बन गई, वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकती है? नहीं। हाँ, कंपनी बन सकती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सारी बातें आप एग्रीमेंट में लिख सकते हो। उसके बाद 2 और मोर पर्सन्स, तो हमें पता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग हमें चाहिए फर्म बनाने के लिए।
एक अकेला व्यक्ति अपने आप से फर्म कभी नहीं बना सकता। यहाँ वर्ड पर्सन यूज किया हुआ है, यहाँ इंडिविजुअल वर्ड यूज नहीं किया हुआ। पर्सन का मतलब है कि कंपनी भी आ जाएगी, कोई सोसाइटी भी आ जाएगी, हिंदू ज्वाइंट फैमिली नहीं आएगी, ये कभी पर्सन नहीं मानी जाती, ये आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती है। एक फर्म दूसरी फर्म का पार्टनर बन सकती है, नहीं बन सकती। एक फर्म भी जो है वो पार्टनर नहीं मानी जाती। अब फॉर डूइंग सम बिजनेस, बिजनेस करने के लिए, फॉर डूइंग सम बिजनेस, फर्म क्यों बनाई जाती है? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस में आपका ट्रेड भी आ जाएगा, बिजनेस में आपका ट्रेड भी आ जाएगा, आपका ऑक्यूपेशन भी आ जाएगा, आपका प्रोफेशन भी आ जाएगा। तो आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए फर्म बना सकते हो, ट्रेड करने के लिए, कोई ऑक्यूपेशन चलाने के लिए फर्म बना सकते हो। लास्ट उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट शेयर करना सेक्शन 4 ने साफ साफ बोल दिया है। सेक्शन 4 साफ साफ बोलता है कि फर्म रिलेशनशिप है जो एग्रीमेंट के माध्यम से बनता है, जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। लॉस शेयर करने की बात यहाँ पे नहीं करी है, यहाँ केवल और केवल प्रॉफिट शेयर करने की बात करी है। अर्थात पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। लॉस अगर फर्म को होता है तो हो सकता है एक ही पार्टनर को सारा लॉस बेयर करना पड़े। लॉस शेयर करने की बात हमारी पार्टनरशिप में नहीं होती। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, और लॉस किसी एक के सर भी आ सकता है। इसमें केस थे दो, ग्रेस वर्सेस स्मिथ एंड कॉक्स वर्सेस हिगमैन। ग्रेस वर्सेस स्मिथ के केस में बोला था कि लॉस शेयर करना भी इसेंशियल होता है फर्म के लिए, लेकिन कॉक्स वर्सेस हिगमैन में बोला था कि लॉस शेयर करना फर्म के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, केवल प्रॉफिट शेयर करना फर्म के लिए जरूरी है। अब लास्ट इसेंशियल एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब रेसिप्रोकल, म्यूचुअल मतलब रेसिप्रोकल, और एजेंसी मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक व्यक्ति प्रिंसिपल है और दूसरा एजेंट है। प्रिंसिपल जो काम करेगा उसके लिए, एजेंट जो काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। तो फर्म में क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। इसका मतलब अगर फर्म में मान लो 3 पार्टनर है, पार्टनर 1 पार्टनर 2, तो तीनों पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है, एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल है। सपोज इस पार्टनर 1 ने कुछ काम किया फर्म के बिहाफ में, तो ये एज ए एजेंट काम कर रहा है फर्म के बिहाफ में, तो ये पार्टनर 2 और पार्टनर 3 प्रिंसिपल बन जाएंगे। इसके जरिए किए हुए काम के लिए P2 P3 लायबल होंगे। मान लो किसी दूसरे केस में P1 P2 P3 पार्टनर है ना, अब मान लो कि दूसरे केस में P3 ने कोई काम किया, कोई एक्ट किया फर्म के बिहाफ में, तो P1 P2 उसके लिए लायबल हो जाएंगे एज अ प्रिंसिपल। अर्थात फर्म में हर कोई प्रिंसिपल होता है, फर्म में हर कोई एजेंट होता है। अगर एक प्रिंसिपल है तो बाकी एजेंट्स हैं, अगर दूसरा प्रिंसिपल है तो बाकी एजेंट्स हैं, अगर तीसरा प्रिंसिपल है तो बाकी एजेंट है। अर्थात म्यूचुअल एजेंसी है, हर कोई एक अकेला प्रिंसिपल और बाकी एजेंट है, ऐसे नहीं है। हर कोई एजेंट है, हर कोई प्रिंसिपल है। तो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल एजेंसी। आई होप आपको फर्म के इसेंशियल्स समझ आ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप करवाऊं उससे पहले 2 कंसेप्ट आपको बताने हैं मैंने यहीं पे। इसेंशियल्स आएंगे आपको ना, तो उसमें आप ये 2 पॉइंट भी लिख के आओगे। एक आप लिख के आओगे पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 में दिया हुआ है। पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करती है कब तक पार्टनरशिप चलेगी। जनरली जो भी पार्टनरशिप बनती है ना, वो एट विल ही बनती है। एट विल का मतलब है वो पार्टनरशिप लगातार कंटिन्यूसली वैलिड रहेगी जब तक कि पार्टनर्स उसे नोटिस देके खत्म ना कर दें। अर्थात पार्टनरशिप एट विल इज दैट पार्टनरशिप वेयर द ड्यूरेशन इज नॉट मेंशन्ड। ड्यूरेशन कितनी है फर्म की वो मेंशन ही नहीं होती, बताया नहीं होता कितने टाइम के लिए फर्म काम करेगी, 5 साल 10 साल 15 20 25, कोई टाइम फिक्स नहीं किया होता। और ये फर्म तब तक चलती है जब तक पार्टनर से खुद खत्म ना कर दें। इट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल। इट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल, जो लोगों की पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड करती है फर्म कब तक ये फर्म चलेगी और कब ये खत्म हो जाएगी। दूसरा सेक्शन 8 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 8 जो बात करता है
पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पर्पस लिख लीजिए, या पार्टनरशिप फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस लिख लीजिए, पार्टनरशिप फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, सेक्शन 8 में बोला हुआ है पार्टनरशिप फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जो किसी बिजनेस को करने के लिए बनी होती है, और जब वो बिजनेस पूरा हो जाता है, वो पर्पस पूरा हो जाता है, तो फर्म भी खत्म हो जाती है, उसका भी एंड हो जाता है।